Yes, let's go for the next question. अगला क्वेश्चन चालू करते हैं अभी हम लोग. We'll start the next question. क्वेश्चन नंबर 3 किया था प्रीवियस. क्वेश्चन नंबर 4 कर चुका हूं मैं. चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी. We will do question number 5. Following balances have been extracted from Sure Success Company as on 31st March 2014. Sure Success Company as on 31st March 2014. चलो ठीक है. 31st March 2014. Question number 5. Messrs. Sure Success Company balance sheet as on 31st March 2014. नेक्स्ट पेज पे जाओ. March 31 2014 और ऊपर लिख दो मेसर्स श्योर सक्सेस कंपनी लिमिटेड. मेसर्स श्योर सक्सेस कंपनी लिमिटेड. चलो मैं प्रॉब्लम रीड करवा देता हूँ तुम लोगों को. लैंड बिल्डिंग, लेकिन कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन करके दिया हुआ. इस बार डेप्रिसिएशन माइनस करके दिया हुआ. प्लांट फर्नीचर, selling expense, directors fees, administration expense, sinking fund investments, bad debts, sundry debtors, payment to auditors, advance tax paid. current year का ही payment है 13-14. closing stock, cash in and cash at bank, debenture interest. क्रेडिट साइड में क्या क्या है? शेयर कैपिटल, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ग्रॉस प्रॉफिट, bad debts recovered, miscellaneous receipts, 6% debentures secured by floating charge on all assets, profit and loss account, balance brought forward, sinking fund for redemption of debentures, sundry creditors, interest on sinking fund investments, liabilities for expenses, that is outstanding expense, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक या अनसिक्योर्ड लोन है, और ये डिफर्ड टैक्स है. क्रेडिट में मतलब ऑलरेडी पहले डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड है. अगर ये साल डेबिट हो गया तो मतलब रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और ये साल भी क्रेडिट आया मतलब फर्दर क्रिएशन है, इसमें ऐड कर देंगे. Now following further particulars are available. सबसे पहले बोला है प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट एसेट. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है अपने पास? 2,80,000. ये लो हाईलाइट कर दिया इसको. 2,80,000. अदर एक्सपेंसेस में लिखो. गो टू P&L अदर एक्सपेंसेस एंड राइट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस.
2,80,000 minus 45,500. 2,80,000 minus 45,500. 2,80,000 minus 45,500, ये हो गया 2,34,500. और ये 45,500 जो है इसका सेकेंड इफेक्ट जाने दो. प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. Go to short term loans and advances. Prepaid, prepaid administration expenses. 45,500. चलो नेक्स्ट. आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट मैंने कर दिया. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2, इसको पेंडिंग रखते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ रहा है. एडजस्टमेंट नंबर 3 को भी एक बार पेंडिंग रखो. मैं बोलता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 2 को और 3 को पेंडिंग रख दो. एडजस्टमेंट नंबर 4, provision for taxation to be made for current year 2,01,500. लेकिन इसमें करंट टैक्स है 1,80,000. मतलब करंट टैक्स के साथ ऐड करना पड़ेगा तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गया. अगर नेगेटिव होता ना, अगर नेगेटिव होता तो फिर वो रिवर्सल होता था. ये तो और ऐड होएगा, 21,500 और ऐड होएगा. करंट टैक्स 1,80,000 और 21,500 का डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और क्रिएट हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा. पहले से कितने डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड है इधर? 5,000. क्रेडिट है मतलब लायबिलिटी. चलो ठीक है, जाओ पीएनएल में जाओ. गो टू पीएनएल अकाउंट. $2,01,500. इसमें करंट टैक्स 1,80,000 तो 21,500 और ऐड करना पड़ेगा. ये हो गया डिफर्ड टैक्स. ये 21,500 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 5,000 था पहले से, प्लस 21,500 और आ गया तो ये हो गया 26,500. और ये जो करंट टैक्स है इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा ये 1,80,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट टैक्स 1,80,000 और इसमें से अपने को एडवांस टैक्स माइनस करना होता है. ये 1,80,000 में से अपन लोग माइनस करते हैं एडवांस टैक्स. माइनस एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स कितना है? ये रहा एडवांस टैक्स पेड है ना, करंट ईयर का ही है. एडवांस टैक्स है 80,000. 80,000 का एडवांस टैक्स है. हाँ चलो हो गया 1 लाख. आगे बढ़े नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाएंगे.
एडजस्टमेंट नंबर 5, अच्छा डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड, अभी शेयर कैपिटल फाइनल नहीं किया, छोड़ो उसको। 6 देखो, ऑफ द डेटर्स 10,50,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट। हाँ, तो ड्यू डेट के बाद 6 months होता है तो आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 months बोलते हैं। देयर आर नो डाउटफुल डेट्स, अच्छा तो खाली ब्रेकअप ही दिखाना है। 10,50,000 मोर देन 6 months है, तो टोटल डेटर्स है 17,35,000। 17,35,000 ट्रेड रिसीवेबल्स में चले जाओ और 17,35,000 टोटल डेटर्स है। डेटर्स outstanding for more than 6 months 10,50,000, so 17,35,000 minus 10,50,000, 6,85,000। हाँ, बिल्स रिसीवेबल होगा तो ठीक है, ना तो यही बाहर आ जाएगा। सो और एक एडजस्टमेंट कर दिया। देखो ये सारे कितने सिंपल एडजस्टमेंट्स होते हैं और बेकार में कंपनी फाइनल अकाउंट से करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आ गया नंबर 7, depreciate building, depreciation on building written off up to last year at the rates mentioned against each is as follows। लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन इस बार एडजस्टमेंट में डाल दिया है। बिल्डिंग 50, प्लांट 4,50,000, फर्नीचर 50, और उनकी रेट्स भी दे रखी है और बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीबी बेसिस। ऑन डब्ल्यूडीबी बेसिस एक काम करो, ये जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है ना, इसको उठा के ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं इसको। जो एडजस्टमेंट में उसको ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, 3 आइटम की दे रखी है। बिल्डिंग 50, प्लांट 450, फर्नीचर 50, 50, 450, 50। प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000। तो जैसे पीएफडी आया क्रेडिट साइड में, तो अब डेबिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो डेबिट को बढ़ा देते हैं ना, ये प्लस 50,000 ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये जो लेस डेप्रिसिएशन करके था, ये कॉस्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया 15,50,000। प्लांट एंड मशीनरी में प्लस 4,50,000 ऐड हो जाएगा, तो ये 8 लाख में ये हो जाएगा 12,50,000। ये डब्ल्यूडीबी पे था, इनको फिर से कॉस्ट पे लेके आ गए। और फर्नीचर में प्लस 50 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 लाख। ये लो, पीएफडी ट्रायल बैलेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट में था, मैंने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। तो अब ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया। जाओ नोट नंबर 10 में चले जाओ, सब फिक्स्ड एसेट्स का इफेक्ट देंगे। नोट नंबर 10 में चले जाओ। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, लैंड की वैल्यू दे रखी है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड 8,72,500 है।
बिल्डिंग, एक लाइन छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन छोड़ के फर्नीचर, एक लाइन छोड़ के फर्नीचर। हाँ, जो एक लाइन छोड़ा है उसमें माइनस पीएफडी, माइनस पीएफडी, माइनस पीएफडी। मैं तो सब कुछ ट्रायल बैलेंस में लेके आ गया। पिछले साल का बिल्डिंग का पीएफडी 50,000 ट्रायल बैलेंस से उठाया, सिंगल इफेक्ट। 4.5 लाख ट्रायल बैलेंस से उठाया, सिंगल इफेक्ट। 50,000 ट्रायल बैलेंस से उठाया, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट। मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस में इनका इफेक्ट दे दिया। ये ट्रायल बैलेंस में पीएफडी का इफेक्ट दे दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब कॉस्ट का इफेक्ट देता हूं। बिल्डिंग, बिल्डिंग ये लाइन लिख दिया मैंने, 8,72,500। बिल्डिंग 15,50,000, चलो लिखो। बिल्डिंग 15,50,000, उसमें से पिछले साल का 50 माइनस कर दो तो WDV आ गया 15 लाख, क्योंकि डेप्रीसिएशन WDV पे है। ये सब WDV, पिछले साल का डेप्रीसिएशन माइनस करके। प्लांट एंड मशीनरी, इसका कॉस्ट है 12,50,000। एक मिनट है, वो तो इधर लिखना है, लेकिन पिछले साल का 4.5 लाख माइनस कर दो तो WDV आ गया 8 लाख। फर्नीचर, फर्नीचर का कॉस्ट है 2 लाख और पिछले साल का 50,000 माइनस कर दो तो हो गया 1,50,000। ये लो, इनका WDV लिख दिया और इनका कॉस्ट हो गया मेरा। अब डेप्रिसिएशन का रेट देखते ना, WDV पे रेट बोला हुआ। बिल्डिंग का 2.5%, प्लांट का 15% और इसका 10%। 2.5, 15 और 10%। टू 2.5%, 15% और 10%। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2.5% कितना होगा? 15 लाख का। मेरे को 37,500 है। तुम लोग क्रॉस चेक करते रहो, कैलकुलेटर रखा करो, मेरे पे मत डिपेंड रहना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो मेरी गलती नहीं फिर। और ये 8 लाख इंटू 15%, 1,20,000 और ये 15,000। चलो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखो 37,500। ये पीएनएल में भी डेबिट होएगा। 87,500, 15,50,000 माइनस 87,500, 14,62,500। 14,62,500 और ये कितना? 1,20,000 आ गया। ये पीएनएल में भी डेबिट होएगा, याद रखना। तो दिस इज 5,70,000
So 12,50,000 minus 5,70,000. So this comes to 6,80,000. और ये कितना है? 15,000 है ना? ये पीएनएल में भी जाएगा 65,000, तो ये हो गया 1,35,000. So 37,500, 1,20,000 और 15. चलो पीएनएल में चले जाओ. पीएनएल में जाके लिखो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग. Depreciation on building 37,500. Depreciation on plant and machinery 1,20,000. और फिर है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर करंट ईयर का 15,000. चलो मारो टोटल मारो. 37,500 प्लस 1,20,000 प्लस 15,000, 1,72,500. एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है जिसको सिंप्लीफाई करके कर दिया. ध्यान से करना, जैसे मैंने करा है वैसे ही करना. हाँ, आगे क्या दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स. तुमको बताया था ये खाली एक डिस्क्लोजर होता है. तुम्हारे पास एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स है. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. देखो 4,08,000 sinking fund investments. और इसकी मार्केट वैल्यू दिया. मार्केट वैल्यू खाली एडिशनल डिस्क्लोजर है. 4,80,000 बस. उसका कोई डबल इफेक्ट नहीं देना होता उसके अपने. 4,80,000. फिर उसके बाद आगे देखो, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2-3 पेंडिंग रखा है कि डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया पूरा. फिर बोला नंबर 9, ऑडिटर्स हैव बीन पेड 9,000 फॉर अटेंडिंग टैक्स मैटर्स. तुम देखो पेमेंट टू ऑडिटर का ब्रेकअप है. ये अपना पेमेंट टू ऑडिटर का ब्रेकअप है. 15,000 है ना. पेमेंट टू ऑडिटर 15,000 है. इसमें 5,000 टैक्स मैटर्स के लिए. गो टू पीएनएल, अदर एक्सपेंसेस में लिखो पेमेंट टू ऑडिटर. ये खाली एक प्रेजेंटेशन है. ऑडिट फीस, टैक्सेशन, ऑडिट फीस 10,000 and attending tax matter 5,000. ये हो गया 15,000. ये हो गया 15,000. खाली प्रेजेंटेशन है. ये भी डिस्क्लोजर ही है.
ऐसा बोला होता था ना नॉट प्रोवाइडेड, तो हम लोग प्रोविजन करते थे आउटस्टैंडिंग। ये तो बोला था पेड जो है उसमें 5,000 टैक्स के लिए, तो जो पेमेंट है उसका ब्रेकअप दिया। कंपनीज ऑथराइज कैपिटल दे दिया है 50,000 शेयर्स ऑफ 100 एज, कुछ नहीं बोला तो इक्विटी शेयर्स ही है। जाओ शेयर कैपिटल में चले जाओ और लिखो ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड क्या दिया ऑथराइज में? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each। $50,000 equity shares of ₹100 each, $50 lakhs ऑथराइज डबल अंडरलाइन, ये टोटल में नहीं आएगा। अब लिखो इश्यूड एंड पेड अप। Now regarding issued and paid up, just check. Issued and paid up के लिए एक मिनट है, इशूड एंड पेड अप में बाद में करता हूँ, एक लास्ट एक एडजस्टमेंट है, फिर मैं मेन एडजस्टमेंट्स पे आ जाता हूँ जो मैंने छोड़ रखे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम दिस ईयर रिजल्टिंग इन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 2,500। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तुमको AS1 में बताया था। Whenever there is a change in accounting policy, then we have to write a note, disclosure देना पड़ता है। तो ये एज इट इज कॉपी कर लो तुम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी होती है तो डिस्क्लोजर आता है। लिखो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक चेंज्ड, ये एज इट इज कॉपी कर लो। मेथड ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम दिस ईयर रिजल्टिंग इनटू एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 2,500। कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए रखा है, मेरे पास कोई कंटीजेंट लायबिलिटी तो है नहीं, मैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूं। 21 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, disclosure as per AS1। Method of valuation of stock, method of valuation of stock changed from current year resulting into एडिशनल प्रॉफिट ऑफ ₹2,500। ये ऑलरेडी स्टॉक नए मेथड से निकाला हुआ है, उसके वजह से प्रॉफिट जो भी आएगा 2,500 से ज्यादा, बस हो गया कुछ नहीं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का ही नोट है। मैंने ट्राई किया, मैंने ये 8 क्वेश्चन में है ना, मेरे को मॉड्यूल के क्वेश्चन में ना ऐसा दिखा नहीं कि इसमें जहाँ पे डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट्स कवर कर पा रहा हूँ, क्योंकि हैफेजर्डली दिया, प्रॉपरली दिया नहीं।
तो इसलिए मैंने मेरे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए जिसमें मैंने सब प्रॉब्लम में बैठ बैठ के डिफर टैक्स के एडजस्टमेंट्स मैंने डाले। डिफर टैक्स का स्टैंडर्ड करा दिया मैंने, तो सारे एडजस्टमेंट्स मैंने बना बना के डाले और सब टाइप की वैरायटी कवर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने, हाँ फिर मैं मॉड्यूल का क्वेश्चन करूंगा तो तुमको उनका लेवल मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम में ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। चलो ये हो गया मेरा। अब मेरा ये सब एडजस्टमेंट्स तो हो गया। अब मेरे 3 एडजस्टमेंट्स बचे, जिसमें सबसे पहला मैं ना शेयर्स का एडजस्टमेंट करता हूँ। At the meeting held by board of directors, decided to allot 1 fully paid bonus shares against 2 shares है। अच्छा, 2 हेल्ड पे एक बोनस देना है by the members and but no effect has been given for the same। अभी तक दिया नहीं तो हम लोग दे देंगे ना। Directors decided to utilize securities premium account fully for this purpose। ठीक है ना। तो एक काम करो ना, अपने पास शेयर कैपिटल कितना है देख लेते हैं। कुछ पॉलिसी नरियर्स तो दिखा नहीं, मतलब ये फुल्ली पेड अप ही है। 19 लाख का तो ऑलरेडी था अपने पास, अभी और आएगा बोनस उसमें। प्रीवियस पेज पे नोट नंबर 9 के नीचे हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते हैं, वहां पे चले जाओ तो लिखो राइट हियर वर्किंग नोट्स। नंबर 1 हेडिंग देना है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप bonus shares held bonus टू हेल्ड पे 1 बोनस। तो 19 लाख का मतलब हो गया 19,000 शेयर्स, क्योंकि 100 रुपए का शेयर्स है। सो 19,000 पे कितना? $9,500 इक्विटी शेयर्स into 100, $9.5 लाख। इसमें बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज कर लो और उसके बाद जो बचेगा वो जनरल रिजर्व से यूज करो। तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट है जरा चेक कर रहा हूँ। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 लाख रुपए है, ये पूरा यूज कर देते हैं। फिर जनरल रिजर्व से 7.5 ले लेंगे। ये लो सिक्योरिटीज प्रीमियम खाली हो गया और जनरल रिजर्व में से भी 7.5 लाख रुपया खाली हो गया। अब इसका अगर मैं नेट एंट्री बनाऊं, वैसे तो 2 एंट्री सिखाई थी, डिक्लेरेशन एंड इश्यू ऑफ बोनस। डिक्लेरेशन की एंट्री थी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे तो रिजर्व को डेबिट कर दो। अगर डायरेक्ट एंट्री पास करनी है ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट $2 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
9.5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर एक क्रॉस करो और दूसरा क्रॉस इधर करो, दूसरा क्रॉस इधर करो, पूरा यूज हो गया। हाँ, जनरल रिजर्व में 8 लाख में से 7.5 लाख यूज हो गया, तो 50 बचा है दीदी। जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाओ। लिखो जनरल रिजर्व्स, $8 lakhs minus 7,50,000, 50,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खत्म हो गया, और अभी इक्विटी शेयर कैपिटल 19 lakhs था, और साथ में 19 lakhs के साथ में और 9,500 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 19 lakhs प्लस 9,50,000, 28,50,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हो गया 28,500। 28,500 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each comma fully paid up। हाँ, ये हो गया 28,50,000। सीधा आउटर कॉलम में जाना था, और तो कुछ है नहीं। लेकिन बोनस शेयर्स इशू किया, इसका मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, तो नोट लिखना पड़ेगा। देखो ऑफ द अबव $9,500 equity shares were issued as fully paid up bonus shares. Of the above 9,500 equity shares were issued as fully paid up bonus shares by capitalization of securities premium, securities premium एंड जनरल रिजर्व्स। मेरी बात मानोगे ना, मैं बता दूं एग्जाम में 15 मार्क पूरा फाइनल अकाउंट्स का स्कोर करोगे। सब लोग छोड़ देते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम आता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चंस के सामने एग्जाम का तो मिनिएचर लगेगा तुमको, तुम स्कोर करोगे। लोग डरते हैं टॉपिक को, कंपनी फाइनल अकाउंट बाप रे कौन करेगा, कौन सा नोट्स आता है कौन सा नहीं आता है, अपने को सब मालूम। सो प्रैक्टिस करो और करके आओ, छोड़ना नहीं है टॉपिक। मैं तो बोलता हूँ एनीथिंग बिलो 90 इन अकाउंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू कैन स्कोर दिस मच। तुमको इतना अच्छे से करवाया ना सारे टॉपिक्स, मैं हक रखता हूँ ये बोलने का, और मैंने भी स्कोर किया। आई स्कोर्ड इन माय टाइम 93 इन दिस पेपर। So it is not difficult to score. It is easy to score. खाली रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। इजी बोले तो एकदम डिसिप्लिन्ड वे में प्रैक्टिस चाहिए, हैपहेजर्डली करने से नहीं है। देखो आगे बढ़ेंगे। मेरा ये शेयर कैपिटल भी हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स हो गया, और एक एडजस्टमेंट कर दिया ना मैंने। अब एक ही एडजस्टमेंट बाकी है मेरा। एक काम करते हैं, ये प्रपोज डिविडेंड को फाइनल कर देते हैं। डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 8% ऑन ऑल शेयर्स इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। तो 28,50,000 का एक नोट बना लो ना। 28,50,000 इंटू 8% करेंगे ना,
तो 2,28,000 का प्रपोज डिविडेंड का एक नोट बना, बस और कुछ नहीं। प्रपोज डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं आती है। प्रपोज डिविडेंड $28 लाख इंक्लूडिंग बोनस बोला है, 28,50,000 इंटू 8%, अमाउंट कितना होगा? 2,28,000 होता है। $2,28,000 ये भी हो गया, प्रपोज डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट हो गया। और एक मिनट, कुछ पेंडिंग तो नहीं है ना? नहीं। अब लास्ट एडजस्टमेंट, सिंकिंग फंड इज टू बी क्रेडिटेड विथ ₹2 lakhs। इसका मतलब है हर साल एनुअल अप्रोप्रिएशन करते हैं ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड। एक मिनट, मैं साथ में लिखता हूँ, क्रेडिटेड सिंकिंग फंड, वो जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में बताया था ना, एनुअल अप्रोप्रिएशन, रिजर्व्स वाले पेज पे चले जाओ, यहाँ पे ऊपर में यूज करता हूँ, ये ऊपर वाली जगह है ना, शेयर कैपिटल के ऊपर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, 2 lakhs. Sinking fund is to be credited with 2 lakhs. So that's nothing but annual appropriation, जो मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में तुम लोगों को सिखाया था। आगे और क्या बोला हुआ है, पढ़ता हूं मैं। Which together with interest received would be invested on 1st April 2014। तो हम लोग तो 31st March 14 तक का ही अकाउंट बना रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो ये साल नहीं करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ ही इन्वेस्ट होता है। वो हम लोग ने देखा था, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ, दोनों अमाउंट को मिला के हम लोग इन्वेस्ट करते थे। तो इंटरेस्ट भी है अपने पास, मतलब सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट कितना, देखो इंटरेस्ट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अगर इधर अपियर हो रहा है, इसका मतलब है, वो याद है इंटरेस्ट की 2 एंट्री बताई थी, कैश बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड। तो ये पहली एंट्री पास हुई है, कैश बैंक टू इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट इधर आ गया। और दूसरी एंट्री आती है इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, वो एंट्री अपने को पास करनी है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स में एंट्री ऐसे नहीं बनेगी। फाइनल अकाउंट्स में 3 एंट्री बनेगी, पहले कैश बैंक टू इंटरेस्ट, वो तो रिकॉर्ड हो गई। दूसरी इंटरेस्ट टू पीएनएल, क्योंकि पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा उस पर, इनकम टैक्स तुमको छोड़ने वाला नहीं है। तो दूसरी एंट्री अगर मैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करता ना, तो मैं 2 ही एंट्री पास करता था, लेकिन ये अभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की 2 एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट की 2 नहीं 3 एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट की 3 एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी कैश बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में आ गया है, तो ये एंट्री मेरे को नहीं रिकॉर्ड करनी है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड जो करते थे ना, तो हम लोग इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड नहीं, अब इंटरेस्ट टू पीएनएल करेंगे, वो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर पीएनएल के क्रेडिट में आने का मतलब है वो नेट प्रॉफिट में वो अमाउंट भी आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग बोलेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 25,000। अरे तुम नेट एंट्री देखोगे ना, तो वही नेट एंट्री बनती है जो तुमको मैंने नेट एंट्री सिखाई थी। देखो
इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैंसिल हो गया है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, पीएनएल पीएनएल कैंसिल हो जाएगा, तो नेट एंट्री क्या बची, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग। बट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में दो एंट्री होती थी, कैश बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, उसको मर्ज करके मैं बोलता था कैश बैंक टू सिंकिंग। यहाँ पे तीन एंट्री होगी, यहाँ पे तीन एंट्री होगी, जिसमें पहली एंट्री पास हो चुकी है, पहली एंट्री पास हो चुकी है, कैश बैंक टू इंटरेस्ट, इसमें पहली एंट्री पास हो चुकी है, कैश बैंक टू इंटरेस्ट, ये एंट्री पास हो चुकी है। दूसरी एंट्री अपने को इफेक्ट देने का, ये इंटरेस्ट टू पीएनएल, मतलब वो ट्रायल बैलेंस का जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जाएगा, पहले ट्रायल बैलेंस का इंटरेस्ट पहले पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। जाओ पीएनएल के क्रेडिट में जाओ, अदर इनकम्स में लिख दो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स 25,000। और फिर उसके बाद में पीएनएल अप्रोप्रिएशन से ये सिंकिंग फंड 2 लाख प्लस ये 25,000, ये दोनों। सो देख लो, ये एंट्री तो ऑलरेडी पास हो चुकी थी, ट्रायल बैलेंस में पड़ा था इंटरेस्ट, तो वो पड़े हुए इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर किया। अब पीएनएल में ट्रांसफर करने के बाद वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया, तो ये 25,000 प्लस ये 2 लाख, अब 2,25,000 हम लोग निकालेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड 2,25,000, जिसमें 2 लाख का तो एनुअल अप्रोप्रिएशन है और 25,000 का इंटरेस्ट है। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस में जो भी वैल्यू है उसके साथ 2,25,000 ऐड हो गया। इन शॉर्ट, इंटरेस्ट जो ट्रायल बैलेंस में था वो पीएनएल के क्रेडिट में चला गया, और फिर उसके बाद में एनुअल अप्रोप्रिएशन के टाइम पे वो इंटरेस्ट भी निकाल लिया उधर से, जो पीएनएल के क्रेडिट में किए रखा था ना, वो प्लस 2 लाख रुपए और निकाल लिया। वैसे अपने पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है अपने पास सिंकिंग फंड में, एक मिनट, ये इंटरेस्ट का मैंने इफेक्ट दे दिया। सिंकिंग फंड में 4,08,000 पड़ा हुआ है, ये 4,08,000 ऑलरेडी पड़ा, इसके साथ 2,25,000 ऐड कर। चलो मारो टोटल, 4,08,000 प्लस 2,25,000, 6,33,000। 6,33,000, ये मेरा एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट हो गया। सो मेरे को एनुअल अप्रोप्रिएशन 2 लाख तो करना ही था, और जो इंटरेस्ट था वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में था, उसको पहले पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर किया, फिर एनुअल अप्रोप्रिएशन के साथ वो जो इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था उसको भी पीएनएल से निकाल दिया, बट पीएनएल नहीं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाल दिया। 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ जाएगा। चलो अभी जो जो इफेक्ट हो गया बाकी का दे देते हैं। एडजस्टमेंट्स वाले सारे आइटम्स हाईलाइट हो चुके हैं। अदर देन एडजस्टमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस और बैड डेट्स, ये तीनों जाएगा पीए अदर एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 120, 24 और 50, 1,20,000।
selling expenses, directors fees, and bad debts. कितना है सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,20,000 और डायरेक्टर्स फीस 24 और 15 1,20,000 24,000 और बैड डेट्स है 15,000। चलो ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। गो टू इन्वेंट्रीज। फिर कैश इन एंड कैश एट बैंक। अमाउंट चेक करो ना, तीनों का अमाउंट चेक करो। क्लोजिंग स्टॉक है 7,50,000, 56 और 680। 7,50,000 56,000 और कैश एट बैंक कितना है 6,80,000। फिर नेक्स्ट आइटम डिवेंचर इंटरेस्ट है। Go to P&L finance cost. $1,20,000 का डिवेंचर इंटरेस्ट भी आ गया। ये लो, ये हो गया कैश इन एंड कैश एट बैंक। मेरा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड में बिल्स पेबल, ये ट्रेड्स पेबल में जाएगा 65,000। ट्रेड पेबल में चले जाओ, बिल्स पेबल 65,000। हाँ बिल्स पेबल 65,000। फिर उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। 10,22,500 यही वैल्यू मेरे को याद है, देख लो ना, कंफर्म कर लो। ये रहा 10,22,500। बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000 और मिसलेनियस रिसीट्स, ये दोनों इनकम है, अदर इनकम में जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड और मिसलेनियस रिसीट्स 40,000। बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000,
और मिसलेनियस इनकम miscellaneous income 40,000. $10,22,500 plus 25,000 plus 5,000 plus 40,000. 10,92,500. चलो और आगे देखते हैं. अभी ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हुआ नहीं है. 6% डिवेंचर्स देख लो ना. 20 लाख का 6% 1,20,000. अभी हम लोग ने इंटरेस्ट लिखा था. पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ. पूरा इंटरेस्ट पे किया. 20 लाख का 6% 1,20,000. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाके लिख दो 6% डिवेंचर्स 20 लाख. Secured by floating charge on assets. ये लो इसका सिक्योरिटी ऑफर्ड भी लिख दिया मैंने. फिर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन 3,65,000. फिर नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स. ट्रेड पेबल्स में लिख दो क्रेडिटर्स. कितने का है क्रेडिटर्स? 2,30,000. फिर अदर करंट लायबिलिटीज में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नेक्स्ट आइटम वही देखा था मैंने. लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. 40,000. and fixed deposits from public, that is unsecured loan. कस्टमर्स डिपॉजिट्स होएगा तो अदर करंट लायबिलिटीज याद रखना. सब आइटम्स की पोस्टिंग हो गई. बैड डेट्स, फ्लोटिंग चार्ज बैलेंस, सिंकिंग फंड, डिवेंचर, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस. ये लो सब हो गया. ऑल डन. वी कैन स्टार्ट क्लोजिंग. पहले P&L अकाउंट क्लोज करेंगे. इनकम्स तो लिखी दी मैंने. सारी इनकम्स तो लिखी दी है मैंने. एक्सपेंस में नो कंज्यूम, नो परचेजर्स, ये कुछ नहीं है. एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट कुछ नहीं है. 1,20,000 पहले ही बाहर आ चुका है. ये भी आ गया. अदर एक्सपेंसेस को बाहर निकालो. 2,34,500, 15,000, 1,20,000, 24,000 और 15,000.
4,08,500. माइनस करो, डिफरेंस बोलो। $3,91,500, इसमें से 2,01,000 निकाल दो तो 1,90,000 बच जाएगा। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। कैलकुलेट करते जाना। 1,90,000 इसको 3,65,000 के साथ ऐड कर दोगे तो ये हो गया 5,55,000। और इसमें से 2,25,000 निकाल दोगे तो कितना हो गया? 3,30,000 हो जाएगा। $3,30,000 plus 50 is 3,80,000. 9,80,000 and 10,13,000. ये आ गया 25 लाख। कुछ नहीं है तो लिखो नील, फिर नोट नंबर 5 पे जाना, 10 पे मत चले जाना, सामने वाले पेज पे नील नील। हाँ, ट्रेड पेबल्स है 2,95,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 40,000 और ये पहले 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है। अभी फिक्स्ड एसेट्स में चले जाओ। इंटेंजिबल नहीं, कैपिटल WIP नहीं, अंडर डेवलपमेंट नहीं, बाहर निकालो। फिक्स्ड एसेट्स को बाहर निकालो फटाफट। फिक्स्ड एसेट्स को बाहर निकालो, कितना हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स का टोटल 31,50,000 हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालो। नील। अरे नील चलेगा लेकिन एज एंड व्हेन के हिसाब से नहीं बनाना। जो नोट्स होएगा वही, कभी फाइनल अकाउंट्स कर ही नहीं पाओगे वो तरीके से। $7,50,000। $680 plus 56 second, 7,36,000। नील। चलो दैट्स इट। बैलेंस शीट भरना चालू करो। जो भी नोट्स टू अकाउंट्स में आउटर कॉलम में वैल्यूज आया ना वो सब लिखना चालू करो। फटाफट लिखना चालू करो। देख के नोट्स टू अकाउंट्स को देख देख के लिखते जाओ। फटाफट नोट्स टू अकाउंट्स को देख के लिखते जाओ। सबसे पहला क्या है? शेयर कैपिटल 28,50,000। नोट नंबर 1 में यही वैल्यू। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में 10,13,000। शेयर वारंट्स है नहीं। आउटर कॉलम 38,63,000। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है अपने पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। कितना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है? 25 लाख है। देखो नोट नंबर 3 में डिफर टैक्स लाइबिलिटी लिखा हुआ है, ये दोनों नहीं है। तो ये हो गया 25 लाख
26,500। हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के नाम पे कुछ नहीं है मेरे पास। ट्रेड पेबल्स के नाम पे है मेरे पास 2,95,000। अदर करंट लायबिलिटीज 40,000 है और ये 1 लाख। तो कितना हो गया? 435 हो गया क्या? करते जाना कैलकुलेट। कितना होता है? 68,24,500। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना। मैं वो मेरे को बताने को मत जाना प्लीज। मैंने कोई लॉजिकल मिस्टेक्स नहीं किए। 31,50,000, 4,08,000। नोट नंबर 11 में जाके देख लो, यही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बाहर निकालो। कितना हो गया? 35,58,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इन्वेंट्री है 7.5 लाख की। ट्रेड रिसीवेबल्स है 17,35,000 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 7,36,000। देखो ना, अभी तो नोट्स में बाहर निकाला है मैंने। अदर करंट एसेट्स कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 45,000। निकालो, बाहर निकालो। कितना आता है? लेट मी चेक। 7,50,000, 17,35,000। $32,66,500 plus 35,58,000, 68,24,500। ये लोगे और एक प्रॉब्लम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो डन। ये अपना सोल्यूशन विथ नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नेटवर्क। ठीक है, करो करो, प्रैक्टिस करो। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि तुमको मैं बहुत इजी बना के दे दूं और प्रैक्टिस करने का काम करूं। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो लोग जेन्युइनली कर रहे हैं ना, उनको सही में पता चलेगा कि खाली तुमको ही फाइनल अकाउंट्स आता है, बाकी लोगों को नहीं आता। एक्चुअली नहीं आता। तुमको मैं बार बार बोलता हूँ तो तुमको लगता है मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, लेकिन एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स पे कंट्रोल नहीं है लोगों को, और तुमको कंट्रोल रहेगा। आना ही चाहिए फाइनल अकाउंट्स। फाइन, चलो आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ इधर ही मैं भी।